chapter number 1 of the strategic management introduction to the chapter. So चैप्टर के अंदर बोला आपको बिजनेस पॉलिसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, तो हम पहले बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन देख लेते हैं. बिजनेस पॉलिसी इज डिफाइंड एज द फंक्शन and responsibilities of the senior management, crucial problem affecting the success of the entity and decisions that determine the direction of the organization. तो बिजनेस पॉलिसी एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करती है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे सीनियर मैनेजमेंट के, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बार बार सक्सेस की ओर जाने से रोक रही है, और उसके लिए हम कौन कौन से डिसीजंस ऐसे अच्छे डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारे कंपनी के डायरेक्शंस सेट करने वाली है और अल्टीमेटली वो कंपनी का फ्यूचर बनाने वाली है. तो वैसे सारे डिसीजंस को भी हम कवर करते हैं बिजनेस पॉलिसी के अंदर. सो बिजनेस पॉलिसी इज डिफाइंड एज द study of functional responsibilities of the senior management, crucial problem affecting the success of the entity and decision that determine the direction of the organization and shapes its future. Now we'll see 3 phases. तो 3 फेज जो थे, जो कि सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उससे पहले जो भी हमारे 2 फेज रहे हैं उनको हम पहले देखते हैं, एंड देन बाद में 3rd फेज जो था वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था. सो पहला फेज जो था उसके अंदर हम नॉर्मली प्लानिंग कब करते थे, जब हमें ज़रूरत लगती थी. सो यहाँ एडहॉक बेसिस पे प्लानिंग होती थी एज एंड व्हेन नीडेड. सो बिजनेस यूज्ड टू बी कंडक्टेड ऑन एड हॉक बेसिस विथ लिटिल और नो फॉर्मल प्लानिंग. तो यहाँ हम बिजनेस के कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ करंट प्रॉफिट से हमें मतलब था, एंड हमें प्लानिंग तभी शुरू करते थे जब हमें लगता था कि अब प्लान करने की ज़रूरत, अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. सो हम कोई पर्पसली नहीं करते थे, हमारे पास मजबूरी थी इसलिए हम प्लानिंग करते थे कि अब इसका सल्यूशन क्या लाए. सेकेंड फेज आया क्योंकि अब बिजनेस बहुत बड़ा, मतलब अब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लग गया था, तो अब सही टाइम था कि अब हमें बिजनेस पॉलिसी का कंसेप्ट लाना चाहिए. सो द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी वाज अराइजेस एंड एंटिटीज स्टार्टेड यूजिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड फाइनली लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो अब यहाँ आपके बिजनेस का स्केल बढ़ चुका है काफ़ी, तो अब बिजनेसमैन जो थे उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों टर्म की प्लानिंग को भी ध्यान में रखने था. एंड देन बिजनेस जैसे जैसे मॉडर्न इरा आता गया और बिजनेस को भी एक्सपांड करना था, तो इसकी वजह से बिजनेस पॉलिसी को भी अब 3rd फेज के अंदर रिप्लेस किया गया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा. राइट. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने किसको रिप्लेस किया था, बिजनेस पॉलिसी को, बिकॉज मैनेजर्स हैव स्टार्टेड नाउ यूजिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. सो इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 टर्म को साथ में कवर कर रहा था. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ग्रोथ एंड कंपटीशन, इन चारों फेज को वो साथ में कवर कर रहा था, जो कि मॉडर्न बिजनेस एरा की डिमांड थी वो मीट कर रहा था. और इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो भी था वो आज के इरा के अंदर सक्सेसफुल रहा है. नाउ विल सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है. हमने बहुत देख तो लिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 2 टर्म्स आते हैं, पहला होता है स्ट्रेटेजी एंड दूसरा आता है मैनेजमेंट. तो स्ट्रेटेजी का पहले देख लेते हैं. तो स्ट्रेटेजी रेफर्स टू लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन एंड डिजायर्ड डेस्टिनेशन. तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट का मतलब कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा उसका आप एक अंदाजा लगाते हो स्ट्रेटेजी के थ्रू, जिसके अंदर हम कंपनी की डिजायर्ड इमेज, मतलब कंपनी क्या बनना चाहती है, कंपनी व्हाट कंपनी वांट्स टू बी. फिर डिजायर्ड डायरेक्शन, तो इसके अंदर बोला है व्हाट कंपनी वांट्स टू डू, नॉट गो, व्हाट कंपनी वांट्स टू गो, कंपनी को कहाँ जाना है. एंड देन कंपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगी. डिजायर्ड डायरेक्शन मींस कंपनी वेयर कंपनी वांट्स टू गो, मतलब कंपनी को कहाँ जाना है. तो ये तीनों चीजें हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करती है. अब हम देखते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. तो मैनेजमेंट इज इन्फ्लुएंस बैक बाय पावर, नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड रिसोर्सेस. तो ये सारी चीजें ना एक मैनेजर के अंदर होनी जरूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट की वजह से ही टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर सिचुएशन एंड टू डायरेक्ट पर्सन एंड इवेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो ये तीनों एक्टिविटी मैनेजर एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू ही कर पाएगा. सो टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर सिचुएशन एंड टू डायरेक्ट अ पर्सन एंड इवेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक मैनेजर तभी फुलफिल कर पाएगा जब मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा. नाउ स्ट्रैटेजी 2 टाइप की होती है नॉर्मली, एक होता है प्रोएक्टिव और दूसरी होती है रिएक्टिव. देखो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, प्री प्लान कर देते हैं.
हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर हमें कुछ ऐसा कदम लेना चाहिए, हमारे बिजनेस को हम इस तरीके से एक्सपांड करेंगे, हमें ये स्ट्रेटजी अब नई इंट्रोड्यूस करनी है। और रिएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब होता है हम पहले ठोकरें खाएंगे एंड देन बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे सीख के इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, प्रिफरेबल आपकी होगी प्रोएक्टिव, बिकॉज हर एक बार ठोकरे खा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। काफी बार हमारी अच्छी प्लानिंग भी हमें सक्सेस दिला सकती है एज कंपेयर टू रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, बिकॉज रिएक्टिव के अंदर पहले आपको फेलियर को फेस करना है, बाद में आप सक्सेसफुल बनते हो। बट कई बार ऐसे स्कोप होते हैं कि आप डायरेक्टली सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो वो रास्ता चूज करना भी एक स्मार्ट वर्क होता है। सो आपको प्रोएक्टिव प्लानिंग हमेशा से रखनी है स्ट्रेटजी को अंदर। नाउ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंस, हम दो सेंस के अंदर मैनेजमेंट को यूज करते हैं। सो विद रेफरेंस टू की ग्रुप और की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके अंदर ना इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स लाइक बीओडी, सीएफओज, सीईओज, ऐसे सारे जो बंदे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट का बोल देते हैं की ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसके अंदर क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो ये सारे आ जाते हैं जो कि कंपनी के सर्वाइवल एंड सक्सेस के ऊपर ध्यान रखते हैं, और उसका मैनेजमेंट, मतलब ये सारे बंदे मिलके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस हासिल हो। फिर बोला है एक दूसरे टाइप का मैनेजमेंट भी होता है कंपनी के अंदर, जिसके अंदर बोला है विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इनटू रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर बोला है आप अलग अलग फंक्शंस के अंदर मैनेजमेंट को डिवाइड कर दोगे और प्रोसेस को भी स्मूथली चलने दोगे, ताकि बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव हो इजीली अचीव हो पाए। नाउ विल सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर बोला है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन मतलब ही है कि ऐसी प्रोसेस को डेवलप करो, एक ऐसे स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करो ताकि आपका बिजनेस का जो भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो भी अचीव हो जाए। क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, इसके अंदर आपको एक स्ट्रेटजी इस तरीके से क्राफ्ट करनी है जिसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर पाओ, जिसके अंदर चेकिंग भी होगी स्ट्रेटजी की, इनिशियली करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर नेसेसरी। और आपको लगता है कि आपको जहां कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट लाना है तो आप वहां इंप्रूवमेंट ला सकते हो, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगा। सो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेशन के अंदर इतना ही बोला, इट रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, crafting strategy, implementing and evaluating strategy initially and corrective adjustment where necessary। मतलब जब आपको लगता है वहां आप एडजस्टमेंट करके स्ट्रैटेजी को सुधार भी सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मेनली 3 प्रोसेस आता है। पहला होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर आता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब फॉर्मुलेशन के अंदर प्लानिंग चाहिए, इंप्लीमेंटेशन के अंदर को एग्जीक्यूट करना है, एंड देन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होगा आपका स्ट्रैटेजी को अब आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारे लूप होल्स हो सकते हैं, वो ढूंढ के लगाने हैं। नाउ विल सी फर्स्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का विजन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर बोला है कि टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर, मतलब कंपनी को कुछ ऐसा अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढना होगा जिसकी वजह से उसके कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो उसके प्रोडक्ट से कम बिके, उसका मार्केट स्केल जो होगा वो कम हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है। नाउ सेकंड है कि टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू द चेंज इन द एनवायरमेंट, मतलब कंपनी को जो भी बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को प्रिपेयर करो, उसका भी जो भी ग्रोथ है उसको उस तरीके से आप बढ़ाओ, उसको भी उस कंपनी को भी जो भी सारे डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं या फिर जो भी सारे चैलेंजेस हो फेस कर रही है कंपनी को, तो उसे वो फेस करने को उतना सक्षम बना दो आप, राइट। सो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द कंपनी सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर, एंड सेकंड बोला है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ वी सी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो पहला बोला है इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द कंपनी, ऑब्वियसली अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो कंपनी को तो एक डायरेक्शन मिलने ही वाली है। सेकंड बोला है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो होगी वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, मतलब प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना है, ना कि रिएक्टिव मतलब कि जिससे ठोकरे खा के बाद में आप सीखो। नाउ थर्ड एडवांटेज आपको मिला है कि फ्यूचर रेडी, बिकॉज आप पहले से ही अपने फ्यूचर्स की जो भी आपके हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली उनको पहले से ही प्रिडिक्ट करके सॉल्यूशन ढूंढ के रखोगे, तो आप फ्यूचर के लिए
खुद को पहले से ही प्लान कर दिया है। देन 4 बोला है डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छी तरीके से स्पेशलाइजेशन के अंदर डाल देते हो कि आपके प्रोडक्ट को बीट करना कॉम्पिटिटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। नाउ ए पॉइंट के अंदर बोला है कि कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आप अपने मार्केट शेयर को किस तरीके से बचा पाओगे अपने कॉम्पिटिटर को, ये भी आपको एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ही बताती है। फिर बोला है कि फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती ही इतनी अच्छी है कि वो बेनिफिट तो देने ही वाली है। सो बिजनेस पॉलिसी की जो प्लानिंग थी उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लानिंग अच्छी थी। देन एनहांस लॉन्गेटिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ आप लॉन्ग टर्म के बारे भी सोचते हो, ग्रोथ, एक्सपांशन, शॉर्ट टर्म, ये चारों फेज अगर आप कवर करते हो तो ऑब्वियसली वो लॉन्गेटिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी करेगी ही, राइट। सो एडवांटेज के अंदर पहला बोला है कि इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द कंपनी, इट प्रोवाइड मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द कंपनी, स्ट्रेटेजी शुड बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। देन बोला है फ्यूचर रेडी होना चाहिए। एंड देन हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्ट। देन कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, देन फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, देन एनहांस लॉन्गेटिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर लिमिटेशन आता है, तो लिमिटेशन के अंदर बोला है कि पहला है कि एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। तो देखो एनवायरमेंट जो भी है वो हाईली कॉम्प्लेक्स, मतलब एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई लॉन्च हो चुकी है, तो कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आएगी भी, तो इसकी वजह से उस कंपटीशन के अंदर प्रॉपरली अपना स्पेस बना के रखना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है हर एक बिजनेस के लिए। सो इसकी वजह से अगर स्ट्रेटजी आउटडेटेड हो गई तो फिर बिजनेस तो ठप होने ही वाला है, बिजनेस चलेगा ही कैसे। तो अपने आप को अपडेटेड रखना इस फील्ड के अंदर ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड इज दैट कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रोथ, एक्सपांशन, चारों फेज को कवर कर रहे हो, तो आपको प्लानिंग भी इतनी सॉलिड होनी चाहिए। फिर प्लानिंग के लिए आपको इतना ही टाइम स्पेंड करना होगा, और इसकी वजह से प्लानिंग के चक्कर में काफी बार अपॉर्चुनिटीज हाथ में से चली जाती है बिजनेस के पास से, पता ही नहीं चलता है। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर बोला है कॉस्टली प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको सीईओ अपॉइंट करना पड़ रहा है, सीएफओ लाना पड़ रहा है, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, बाकी सारे जो भी हमारे प्रोफेशनल उनको आप हायर कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ला रहे हो, तो इसकी वजह से वो कॉस्टली फीस भी चार्ज करेगा, प्रोफेशनल्स की फीस भी हाई होती है। तो कंपनी की जो भी हमारी प्लानिंग जो होगी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अल्टीमेटली कंपनी का कॉस्ट तो बढ़ने वाला है। देन फोर्थ है जो उसके बोला रिस्पॉन्सेज टू कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन इज अनप्रिडिक्टेबल, तो कॉम्पिटिशन अनप्रिडिक्टेबल है और हमें पता नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला, तो उस समय उन सबके साथ डील करना जरा भारी पड़ जाता। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिसएडवांटेज है। तो कौन कौन से है? एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, देन सेकंड इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देन फोर्थ का जो हमारा थर्ड जो हमारा वो एक कॉस्टली प्रोसेस, फोर्थ है रिस्पॉन्सेज टू कॉम्पिटिटिव। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, स्ट्रेटेजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो किस तरीके से हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो पहले होता है नॉर्मली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर पहले 3 लेवल आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल, देन आता है बिजनेस लेवल, एंड देन थर्ड कम्स इज और फंक्शनल लेवल। सो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर नॉर्मली प्लानिंग होता है, बिजनेस लेवल के अंदर नॉर्मली प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करोगे वो आपको मैनेजर्स अपने प्लान बना के देते हैं लोअर लेवल को, एंड लोअर लेवल फिर फंक्शनल लेवल के अंदर आता है जो कि एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेटेजी को। सो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर बोला इट गिव्स वैल्यू स्टेटमेंट, मतलब कंपनी को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना, कंपनी की लोगों के सामने इमेज क्रिएट करने का काम जो होगा वो हमारा कॉर्पोरेट लेवल का आएगा, बिकॉज वो जो विजन बनाएंगे, वो जो मिशन बनाएंगे, उसको ही तो हमारे बिजनेस लेवल फॉलो करेंगे और फंक्शनल लेवल फॉलो करेंगे। सो या कॉर्पोरेट लेवल प्रोवाइड्स value to the organization, and it takes strategic decisions for the company. It provides vision, missions, and allocate resources of the company. It provides leadership to the company and then act as a guardian फॉर शेयर होल्डर। सो ये सारी ड्यूटीज जो है वो कॉर्पोरेट लेवल की होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप भी उसे भी आप बोल सकते हो। सो एक पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो विजन और मिशन क्रिएट करता है कंपनी का। सेकंड बोला है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर या फिर जो भी वो कुछ जिस सर्विसेज के अंदर वो डील करती है उन सब के अंदर रिसोर्स को कैसे एलोकेशन करना, ये काम भी कॉर्पोरेट लेवल करके देता है। सेकंड बोला है लीडरशिप क्वालिटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कॉर्पोरेट लेवल के अंदर, जितनी अच्छी लीडरशिप इतनी अच्छी आपकी ग्रोथ।
सो या लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फोर्थ जो है उसके अंदर बोला एक्ट एज अ गार्डियन फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो शेयर होल्डर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भरोसा करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही तो प्रोफेशनल्स हमें देखने मिलते हैं, वहाँ ही तो हमने सारे प्रोफेशनल अपॉइंट किया जिसको हम हाई सैलरी पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखने वाले भी वही है। सो इसके लिए बोला इट एक्ट्स एज गार्डियन फॉर द शेयर होल्डर। फिर आता है सेकंड बिजनेस लेवल। तो बिजनेस लेवल के अंदर बोला इट कन्वर्ट्स वैल्यू स्टेटमेंट इनटू कॉन्क्रीट। मतलब वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने ख्याली पुलाव लिखे है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो एक प्लानिंग चाहिए होगी। तो यहाँ मैनेजर्स अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। It is headed by business manager who is responsible for profits, revenue, etc. And these managers have his own competence in the field of जो भी हमारा मैनेजमेंट की जो भी स्किल्स होगी उसके अंदर इन सब का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। एंड इट इज दे आर दिस डिपार्टमेंट इज सेल्फ फंडेड, मतलब इनको किसी और के ऊपर कुछ ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहते नहीं, क्योंकि उसको पता है हमें अपना वैल्यू स्टेटमेंट मिल चुका है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, तो ये इसके लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नाउ विल सी फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। तो फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट के अंदर बोला है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो यहाँ ये दोनों लेवल की स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का काम ये करता है। इट मेक्स हिज ओन स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग विजन एंड मिशन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल, बिकॉज फंक्शनल लेवल जो है वो हमारा डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ भी डील करेगा। सो इसकी वजह से कॉर्पोरेट लेवल को कस्टमर का क्या फीडबैक है जानना होगा, तो वो ये हमारे फंक्शनल लेवल से कांटेक्ट करेगा। इट इज हेल्पफुल टू कॉर्पोरेट टू मेक द अटेनेबल गोल्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर प्लानिंग भी होगी। नाउ विल सी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के अंदर ही इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन गवर्नमेंट दोनों के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो जरूरी ही है। अब हम देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है। सो दे जॉइन हैंड टुगेदर विद इंडस्ट्रीज टू डिलीवर एजुकेशन टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल। तो ये यहाँ एजुकेशन, हमारे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि भाई हम, अगर आप हमारे एजुकेशन को डोनेशंस देते हो तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी नए नए 11th-12th के बच्चे होंगे या फिर जो भी ग्रेजुएट्स निकले होंगे उनको हम आपकी कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय भेज देंगे, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और हमें आपके पास से डोनेशन। तो ऐसे भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज करते हैं, जहां बोला है कि द स्ट्रेटेजी इंक्लूड डीप कोलैबोरेशन विद फिजिशियंस, डॉक्टर्स एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज लाइक एक्वायरिंग एम्बुलेंस सर्विसेज, डायग्नोसिस मतलब कि ब्लड टेस्ट एंड अदर सर्विस एक्सेट्रा। तो यहाँ आप क्या करते हो, जो भी बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं वो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करते हैं कि भाई हम अपना पेशेंट आपके मेडिकल के ऊपर भेजेंगे तो आपको भी हमें कुछ ना कुछ कमीशंस के तौर पे कुछ देना होगा। एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि ये कस्टमर भेज रहा है तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको थोड़ा कुछ डिस्काउंट दे दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो या एंड देन लास्ट में बोला है कि ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सिक्योर्ड मेडिकल सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। तो यहाँ भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपना जो भी मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो अगर हम उसको होम डिलीवरी देते हैं तो फिर उसके लिए हमें एक वैन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ओला उबर में से उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करके प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को मेडिसिन, तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस कोलैबोरेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से दोनों बिजनेस को फायदा होने वाला है। सो ऐसी सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देता है। नाउ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट के अंदर बोला है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल, स्टेट एंड म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस यूज टैक्स पेयर्स मनी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। सो यहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट के अंदर कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ बोला है कि जो भी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन को जो भी मनी होगा, टैक्स पेयर जो भी मनी देते हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे जनरल पब्लिक के लिए, ये हमें हेल्प कराता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि भाई किस तरीके से मनी को आप चैनलाइज करोगे। सेकंड बोला है कि दे नीड टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट स्ट्रेटजीज दैट अनेबल दैम टू बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी एम्प्लॉय को किस तरीके से आप एफिशिएंटली वर्क करा सकते हो, किस तरीके से आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो,
और कैसे इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट करते हो, इन सब को अच्छी तरीके से ध्यान रखने के लिए भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इतना ही हेल्पफुल है। सो ओवरऑल यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। सो इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली कुछ ज़्यादा कवर करने के लिए है नहीं, ये फटाफट आप जब भी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करे, सीए इंटर के जो भी सारे सब्जेक्ट्स है, तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेके बैठ सकते हो। मैंने सिर्फ हेडिंग डाली है इसके अंदर, एंड ये आपके रिविजन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आई होप आपको ये नोट्स ठीक लगे होंगे, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। एंड आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। सो या बेसिकली ये वीडियो कवर हो चुका है। नाउ विल एंड दिस सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।